रूस पर यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर 2 बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक एक एविएशन सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया है और रूस के अविजित कहे जाने वाले कैलिनिनग्राड बेस पर भी हमला किया गया है। यह बेस से लेकर युद्धपोत तक धधक उठा है। बाल्टिक सागर अब तक यूक्रेन के हमलों से अछूता था, लेकिन अब नाटो के इशारे पर यूक्रेन ने बाल्टिक में रूस पर वार शुरू कर दिए हैं। दरअसल नाटो का ब्लूप्रिंट बाल्टिक से रूस का कनेक्शन काटना है और इसके लिए लिथुआनिया में बड़ी सैन्य तैनाती शुरू हो चुकी है। रूस ने इस तैनाती के बाद परमाणु हमले की चेतावनी जारी कर दी है। देखिए कैसे बाल्टिक रीजन तीसरे विश्व युद्ध का एपीसेंटर बन चुका है। महाविनाश की चिंगारी भड़क उठी है। रूस नेटो के टकराव की भूमिका लिखी जा चुकी है। पुतिन के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाने के लिए बाइडेन ने यूक्रेन को युद्ध में उतारने के साथ साथ छद्म युद्ध भी शुरू कर दिया है। 8 अप्रैल को जो हुआ वो अब से पहले नहीं हुआ था, क्योंकि यूक्रेन की पहुंच से बहुत दूर रूस के नेवल बेस तक छद्म युद्ध की आग पहुंच चुकी है। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली है युद्ध की तस्वीर, जिसमें यूक्रेन ने रूस के एविएशन ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन से हमला किया, और दूसरी तस्वीर है छद्म युद्ध की, जिसके जरिए बाल्टिक सागर में तैनात रूस के युद्धपोत को निशाना बनाकर आग में झोंक दिया गया। ये तस्वीरें रूस के वोरोनिश से आई हैं। वोरोनिश में रूस के एविएशन ट्रेनिंग सेंटर पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। इस ड्रोन हमले को रोकने के लिए रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की। एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला करके रूस ड्रोन को रोक नहीं पाया और एविएशन सेंटर पर जबरदस्त विस्फोट हुआ। रूस के इस एविएशन सेंटर पर बनी एक इमारत का हिस्सा ड्रोन हमले में तबाह हो गया। इस सेंटर पर रूस के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और सुखोई फाइटर जेट तैनात है। ड्रोन हमले से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। हमले के वक्त सुखोई जेट हैंगर के अंदर थे। यूक्रेन ने रूस पर एक साथ 2 हमले किए हैं और इतने बड़े क्षेत्र में रूस पर एक साथ 2 हमले अब से पहले नहीं हुए थे। यूक्रेन अब तक रूस के काला सागर नौसेना बेड़े पर हमले करता रहा है। इसके साथ साथ अजोव सागर में रूस ने कुछ युद्धपोतों पर हमले किए हैं, लेकिन अब कीव से 830 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के नेवल बेस पर तैनात युद्धपोत पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने बाल्टिक बेस पर तैनात एक मिसाइल युद्धपोत को निशाना बनाया है। डॉकयार्ड में खड़े इस शिप में अचानक आग लग गई। रूसी युद्धपोत पर हमला यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने कराया है और वोरोनिश के एविएशन सेंटर पर हमला यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने किया है। यूक्रेन ने एक सटीक नीति के तहत बाल्टिक सागर में जासूसों के जरिए रूसी नेवी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि काला सागर की तरह यूक्रेन सी बेबी ड्रोन या उड़ने वाले ड्रोन से बाल्टिक फ्लीट पर हमले नहीं कर सकता है। यूक्रेन और कैलिनिनग्राड के बीच समुद्र नहीं है। यूक्रेन बाल्टिक सागर पर सी बेबी ड्रोन से हमले नहीं कर सकता। यूक्रेन और कैलिनिनग्राड के बीच 2 देशों की सीमा पड़ती है, एक है बेलारूस और दूसरा है पोलैंड। ड्रोन हमला किया जाता तो बेलारूस की वायु सीमा से ड्रोन को गुजरना होता। ऐसे में यूक्रेन पर बेलारूस के हमले का खतरा था, इसीलिए एजेंट्स के जरिए युद्धपोत में आग लगवाई गई।
बाल्टिक सागर को यूक्रेन का नया टारगेट बनवाया गया। यूक्रेन को इस तरह से हमले करने का आदेश नेटो से मिला है। दरअसल नेटो बाल्टिक सागर से रूस का वर्चस्व खत्म करना चाहता है और आशंका है कि रूस नेटो का टकराव बाल्टिक सागर में भी होने वाला है। बाल्टिक सागर में रूस को घेरने के लिए नेटो ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी ने लिथुआनिया में अपनी एयरफोर्स और थल सेना भेज दी है। पहली खेप में 21 सैनिक और टैंक भेजे गए हैं। जर्मनी कुल 4,800 सैनिक लिथुआनिया भेजने वाला है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार लिथुआनिया में जर्मनी की टैंक ब्रिगेड भेजी गई है। जर्मन एयरफोर्स को बाल्टिक सागर में रूसी फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने का मिशन दिया गया है। 8 अप्रैल को जर्मनी का एयरक्राफ्ट विल्नियस एयरपोर्ट पर उतर चुका है। दरअसल नेटो का प्लान बाल्टिक सागर से रूस को बाहर करने का है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद बाल्टिक सागर को नेटो लेक कहा जाने लगा है और अब स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड पर भी एक नेटो बेस बनाया जा रहा है। बाल्टिक सागर में बीचों बीच गॉटलैंड आइलैंड पड़ता है। गॉटलैंड पर नेटो मिलिट्री बेस बनाकर रूस का कारोबारी रूट और सैन्य रूट दोनों ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि बाल्टिक से लगे सारे देश नेटो सदस्य बन चुके हैं। अब गॉटलैंड से शुरू होकर बाल्टिक देशों से होते हुए पोलैंड, फिर जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन होते हुए फिनलैंड की खाड़ी तक रूस का सारा रूट ब्लॉक हो जाएगा। यानी एक ऐसा घेरा बन जाएगा जिसमें रूस का सीधा मुकाबला नेटो से होगा। बाल्टिक में अपना वर्चस्व बचाने के लिए रूस ने भी नेटो से सीधी जंग की तैयारी कर ली है। रूस ने यार्स मिसाइल का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में रूसी मिसाइल फोर्सेस के 3000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। बेलारूस ने लिथुआनिया के बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। लिथुआनिया के बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर ओशिमनी में टैंक तैनात किए गए हैं। ट्रेन की 4 बोगियों में T-72 टैंक और सैन्य वाहन ओशिमनी बेस पहुंचाए गए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिथुआनिया में नेटो की सैन्य तैनाती विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रही है। बाल्टिक सागर देशों से लेकर बाल्टिक सागर के बीच तक विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है और बाल्टिक क्षेत्र तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अवदीव्का में रूस के बड़े हमले जारी हैं। यूक्रेन के कई मोर्चों पर बमबारी की गई है। गाइडेड शेल से रूस ने किए हैं हमले। बड़ा हमला किया गया जिसमें भारी तबाही मची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद विनाशक ये तस्वीरें। अवदीव्का में रूस ने ये बड़ा अटैक किया है। और वहीं अरब में ईद की तैयारी है और ईरान में एक महाविध्वंसक युद्ध की तमाम संकेत दुनिया के सामने आ चुके हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि 2024 में दुनिया एक और युद्ध देख सकती है। युद्ध की आशंका तो उसी दिन से है जब इजरायल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। अब ईरान बदले की तैयारी में है। हवा में अलर्ट जारी किया गया है। माना यह जा रहा है कि ईरान एटमी टेस्ट से अमेरिका को चौंका सकता है, जबकि दूसरी तरफ इजरायल में ईरान के हमले से मुकाबले की तैयारी शुरू हो गई है। पेंटागन से लेकर इजरायल के तेल अवीव तक के वॉर रूम से ईरान पर हर पल नजर रखी जा रही है। आधुनिक युग में आकाशवाणी नहीं होती,
लेकिन इजराइल पर ईरान के हमले की भविष्यवाणी आसमान के संकेतों से ही हो रही है। ईरान में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यात्री विमानों के रूट को डायवर्ट कर चुका है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. They're on the way. आसमान का एक बड़ा हिस्सा सूना है। क्या इसी सन्नाटे के बीच से निकलने वाली है ईरान की धधकती हुई मिसाइलें? किसी भी मिसाइल टेस्ट या युद्धाभ्यास के दौरान आसमान में उड़ानों को लेकर जो चेतावनी जारी की जाती है, ईरान ने वही अलर्ट जारी किया है। They're on the way. They're on the way. अंदेशा ये भी है कि ईरान ने रूस की मदद से एटमी वॉरहेड बना लिया है और ईद पर अमेरिका को बहुत बड़ा शॉक देने की तैयारी है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर प्रहार से अमेरिका को युद्ध से दूर करने के लिए ईरान ने परमाणु परीक्षण की रणनीति बनाई थी। इसलिए माना जा रहा है कि एटमी पावर दिखाने के ठीक बाद इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी जाएगी। क्योंकि तैयारी सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर भी की गई है। किसी भी युद्ध से पहले कोई देश सबसे पहले अपनी राजधानी को सुरक्षित करता है। तेहरान की तस्वीरें भी एक बड़े युद्ध का सिग्नल दे रही हैं। ये ईरान का जोबिन सैम एयर डिफेंस है। कई बार टेस्ट करने के बाद इसे तेहरान में तैनात कर दिया गया है। ईरान को साइबर अटैक का भी खतरा है, इसलिए ईरान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। संकेत साफ है, ईरान कोई मिसाइल या एटमी टेस्ट करने वाला है। ईरान को इजराइल के साइबर अटैक का डर है। इजराइल हैकिंग से ईरान के सिस्टम को जैम कर सकता है। इन अंदेशों पर मुहर लगाई है ईरान के विदेश मंत्री ने। ईरान के विदेश मंत्री ने युद्ध के मैदान में इजराइल को करारा जवाब मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि युद्ध के मैदान में इजराइल को बड़ी शिकस्त देने की तैयारी है। तैयारी इजराइल में भी शुरू हो चुकी है। दुनिया को अंदेशा है कि अगले 24 घंटे में पुतिन ने वर्ल्ड वॉर का जो प्लान तैयार किया था, उसका पहला ट्रायल शुरू होगा। रूस के वॉर प्लान के मुताबिक दुनिया के 2 देशों में पहले परमाणु परीक्षण होगा और फिर युद्ध का आगाज। पुतिन के इसी प्लान में पहला नाम ईरान का है और दूसरा नाम नॉर्थ कोरिया का। परमाणु शक्ति हासिल करने से पहले ईरान और इजराइल में ताकतवर कौन है, ये आपको बताते हैं। ईरान इजराइल युद्ध को रूस के विश्व युद्ध प्लान का ट्रायल भी माना जा रहा है। अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो दुनिया 2 खेमों में बंट जाएगी। इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है, इसलिए जाहिर है कि नाटो के ताकतवर देश इजराइल के साथ हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो के अन्य देश युद्ध में इजराइल का साथ देंगे। साथ ही ईरान के साथ अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है। चीन शुरुआत से ही ईरान की मदद करता रहा है। इसके अलावा कतर, सीरिया, लेबनान भी ईरान का ही साथ देगा। इजराइल ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। मिसाइल प्रहार से बचने के लिए जीपीएस सिस्टम भी बंद किया गया है। सैनिकों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई हैं। एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल के शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर में जरूरी सामान पहुंचाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। एयरक्राफ्ट के मामले में इजराइल ईरान से ज्यादा ताकतवर है। ईरान के पास F-551 एयरक्राफ्ट है, तो वहीं इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है।
टैंक के मामले में ईरान की ताकत दोगुनी है। इजरायल के पास 2200 टैंक है तो ईरान के 4000 से ज्यादा टैंक हैं। दोनों की नेवी भी ताकतवर है। ईरान के पास 101 युद्धपोत हैं और इजरायल के पास 67 युद्धपोत है। वहीं ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद वाहन हैं और इजरायल के पास 43,000 बख्तरबंद वाहन है। ईरान के सैनिकों की संख्या भी ज्यादा है। ईरान के पास 5,75,000 सैनिक है तो इजरायल के पास 1,73,000 सैनिक है। लेकिन सबसे अहम है परमाणु बम। ईरान के पास आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु हथियार नहीं है, जबकि इजरायल के पास 80 परमाणु हथियार है। सारे हथियार एक तरफ, परमाणु बम एक तरफ। इजरायल की एटमी पावर ही उसे ईरान से कई गुना शक्तिशाली बनाती है। और ईरान की इसी कसक को पुतिन ने दूर करने का भरोसा दिया था और शायद वो घड़ी करीब आ गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान चंद घंटे बाद परमाणु परीक्षण कर सकता है। ईद पर ईरान अपनी परमाणु ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करेगा। दावा यह भी है कि ईरान के बदले की आग में इजरायल झुलसने वाला है। इजरायल के साथ हिजबुल्लाह भी लेबनान से इजरायल पर हमले की रफ्तार बढ़ा सकता है। नसरल्लाह ने इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा है और ईसाई बनाम मुसलमान की जंग बताकर दुनिया के इस्लामिक देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। इलाद में इजरायल के नेवी के सेंटर पर फिर हमला हुआ है। दूतावास कांड के बाद यह तीसरा हमला है। इलाद में इजरायली नेवी के SAR 6 कॉर्वेट से कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च की गई। निशाने पर आसमान में मंडरा रहा एक संदिग्ध ड्रोन था। इजरायल के युद्धपोत सी डोम जैसे एयर डिफेंस से लैस किए गए हैं। जंग के आसार ईरान और इजरायल के बीच हैं, लेकिन इन दोनों के पीछे जो शक्तिशाली देश हैं वो रूस और अमेरिका हैं। रूस और अमेरिका ने भी इस वॉर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। सीरिया में रूसी सेना का बेस मौजूद है। यहाँ की सेना भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सबसे अहम यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को दमिश्क से शिफ्ट करके रूसी सेना बेस के बंकर में भेज दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सीरिया की सरकार अब रूसी सेना के बंकर से चलेगी। राष्ट्रपति असद के साथ सरकार से जुड़े कई लोग गए, यानी मॉस्को से जो हुक्म आएगा सीरिया सरकार वही करेगी। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इजरायल का साथ देगा। सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले के बाद एक नई जगह पर वाणिज्यिक दूतावास की शुरुआत कर दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। ईरान और इजरायल रूस और यूक्रेन की तरह पड़ोसी देश नहीं है। फिर सवाल है कि आखिर ये युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। जवाब इजरायल की मिसाइल और ड्रोन शक्ति है। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो इजरायल की जमीन को दहला सकती हैं। सेजिल मिसाइल, रेंज 2500 किलोमीटर, स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे। ईरान के पास सेजिल मिसाइल है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। साथ ही ये 12 से 14 मैक की स्पीड से उड़ती है, यानी ये 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हमला कर सकती है। खैबर मिसाइल, इमाद मिसाइल, शहाब 3 मिसाइल, कादर मिसाइल। ईरान की मिसाइलों की लिस्ट बहुत लंबी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है, जिसमें से कई मिसाइलें 2000 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम हैं। इसका मतलब साफ है कि युद्ध की शुरुआत मिसाइलों से होगी और इसका अंत विश्व युद्ध या एटमी हथियारों से हो सकता है,
क्योंकि दोनों देशों की पीठ पर कई शक्तिशाली देशों का हाथ है जो परमाणु शक्ति से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रोबोटिनो में रूस के ड्रोन हमले जारी हैं। यूक्रेनी सेना की 2 पोस्ट को नष्ट कर दिया गया। हमले में यूक्रेन के 8 सैनिकों की मौत हो गई है। तो एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन सेना की 2 पोस्ट को नष्ट कर दिया गया है इस हमले में, और कहा जा रहा है रोबोटिनो में रूस ने किया है ड्रोन से बड़ा अटैक। यूक्रेनी सेना सरेंडर करने वाली है। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया है। यूक्रेनी फोर्स न सिर्फ सरेंडर करने वाली है बल्कि पूरे यूक्रेन में अंधकार छाने वाला है। यूक्रेनी भूभाग अंधेरे में डूबने वाला है। रूसी सेना 5 नए हथियारों से ऐसा हमला कर रही है कि यूक्रेनी फोर्स की कमर टूटती जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या अब यूक्रेनी सेना हथियार डालने जा रही है? यूक्रेन के 13 राज्यों में, उनके शहरों में इसी तरह से ताबड़तोड़ धमाके हो रहे हैं। रूसी सेना ने विनाश का नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। रूसी फौज जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेन में न सिर्फ अंधकार युग शुरू हो सकता है बल्कि ज़ेलेंस्की सेना हथियार डालने को मजबूर हो सकती है। यूक्रेनी धरती पर विनाश का नया दौर इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि रूसी सेना नए और विध्वंसक हथियारों से हमले कर रही है। पुतिन सेना अब उन हथियारों से हमले कर रही है जिनके विस्फोट से बहुत बड़ा इलाका खंडर बन जाता है। रूसी सेना ज्यादातर उन हथियारों से अब तबाही मचा रही है जिसका इस्तेमाल उसने अब तक युद्ध में नहीं किया था। रूसी सेना ने यूक्रेन के 13 शहरों में नए हथियारों से जबरदस्त हमले किए। रूस के हमले में 1 दर्जन लोग मारे गए, 3 दर्जन लोग घायल हो गए। रूस एयरफोर्स के सुखोई 34 इसी तरह से आसमान में उड़ान भरकर भीषण बमबारी कर रहे हैं। Su-34 यूक्रेनी शहरों पर ओडैप 500 थर्मोबैरिक बमों की बरसात कर रहे हैं। इस बम से हमले की वजह से यूक्रेन का बड़ा भूभाग शमशान घाट बनता जा रहा है। रूसी सेना फैब 3000 बम से भी धमाके कर रही है। 3000 किलो वजनी फैब 3000 रूस का महाबम है। इस बम से रूसी सेना यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को टारगेट कर रही है। रूसी सेना ने स्कंदर मिसाइलों को अपग्रेड कर दिया है। रूस अब स्कंदर M मिसाइलों से यूक्रेन पर कहर ढा रहा है। रूस ने फिर से क्लस्टर बमों से हमले शुरू कर दिए हैं। इस बार रूस नए क्लस्टर बम RBK 500 दागकर यूक्रेनी ठिकानों को भस्म कर रहा है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर रूस ने फैब 500 ग्लाइड बमों की बरसात की। रूस के हमले में यूक्रेनी कमांड पोस्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना जो हवाई हमले कर रही है वो यूक्रेन के पावर प्लांट, पावर स्टेशन, गैस स्टेशन, कोल स्टेशन, गैस पाइपलाइन और पावर ग्रिड पर कर रही है। वहीं युद्ध भूमि में रूस की पैदल सेना भी विध्वंसक हमले करते हुए आगे बढ़ रही है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने बेलारूस से इतने रॉकेट दागे कि यूक्रेनी सेना को अपने ठिकाने छोड़कर पीछे हटना पड़ा। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स के लिए तेल लेकर जा रहे टैंकर को उड़ा दिया। बाखमुत में भी पुतिन आर्मी ने यूक्रेनी सेना के एक ट्रक को हमला कर जला दिया। डोनेट्स्क में रूस की आर्टिलरी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए।
कुपियांस्क में रूसी सेना ने टैंक से ताबड़तोड़ अटैक कर यूक्रेन की मोर्टार टुकड़ी को खत्म कर दिया। रूसी सेना ने एक दिन के अंदर सूमी के 10 इलाकों में 170 बार हमले किए। रूस के हमले से सूमी पूरी तरह से दहल गया। रूसी सेना ने कीव पर भी दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 20 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। खार्किव इस वक्त युद्ध का एपिसेंटर बना हुआ है। रूसी सेना इस पर कब्जा करना चाहती है तो यूक्रेन इसे बचाना चाहता है। यही वजह है कि दोनों तरफ से विध्वंसक वार पलटवार हो रहा है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना खार्किव बचा पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यूक्रेन अपने एनर्जी ठिकानों को नहीं बचा पा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के 80% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुकी है। इसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट है। मतलब ये कि यूक्रेन के लिए अब अंधकार युग शुरू हो गया है। 2024 में ऐसी जंग शुरू होने जा रही है, ऐसा विध्वंस होने जा रहा है जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की थी। अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो विनाश का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इसकी जद में कई देश आ जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर अब तक के सबसे बड़े विनाश का अलार्म क्यों बज उठा है। रूस यूक्रेन युद्ध का एआई रूपांतरण होने जा रहा है। अब पारंपरिक हथियार से हमले नहीं होंगे। अब आधुनिक और हाईटेक हथियारों से विनाश का नया दौर शुरू होने जा रहा है। अब आर्टिफिशियल हथियारों वाला युद्ध आरंभ होने वाला है। एआई हथियारों से वार पलटवार का दौर शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत रूस नहीं बल्कि यूक्रेन करने जा रहा है। ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन एआई ड्रोन बनाने जा रहा है। यूक्रेन के एआई ड्रोन सटीकता से हमला करने में सक्षम होंगे। रूस इन ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट पर यूक्रेन और ब्रिटेन 11,648 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यूक्रेन का दावा है कि वो जल्द ही एआई ड्रोन बना लेगा। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन का युद्ध 180 डिग्री बदल जाएगा। रूस के सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो जाएगा। पुतिन और उनकी सेना ये बात जानती है, लिहाजा वो भी खतरनाक ड्रोन युद्ध की तैयारी कर रही है। आसमान में उड़ान भरता गरजता ये है तुर्की का घातक और विनाशक AKINCI ड्रोन। रिपोर्ट के मुताबिक रूस AKINCI ड्रोन तुर्की से रूस ला रहा है। तुर्की में इसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अब सीरिया के सीक्रेट रूट से ये ड्रोन रूस को डिलीवर होने वाले हैं। तुर्की का ये ड्रोन इसलिए घातक है क्योंकि ये UAV 230 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलें फायर करता है। UAV 230 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल 150 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को तहस नहस कर देती है। ये करीब 50 किलो का वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ साथ नेटो के खिलाफ रूस इसी घातक हथियार से हमला करेगा और इसी के साथ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।
हूती की बैलिस्टिक आंधी पर जबरदस्त प्रहार हुआ है। अमेरिका, डेनमार्क और इजराइल के युद्धपोत ने लाल सागर में हूती पर शिकंजे का एक्शन शुरू कर दिया है। हूती के ड्रोन को हवा में नष्ट करने के साथ ही हूती के मिसाइल प्रहार का भी जवाब दिया गया। अमेरिका के हमलों में यमन में मौजूद हूती का एक ठिकाना तबाह हो गया। हूती की 2 मिसाइलें भी लॉन्च होने से पहले ही नष्ट कर दी गई। लाल सागर में हूती को परास्त करने की कोशिश तेज। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद इजराइल और डेनमार्क के युद्धपोत की एंट्री। हूती के खिलाफ शुरू हुए इस एक्शन का पहला दिन ही बेहद धमाकेदार रहा। हूती लाल सागर में हमले की तैयारी कर ही रहा था कि यमन में जमीन का एक हिस्सा धधक उठा। हूती यमन के उस हिस्से को एक मिसाइल स्टेशन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। हूती की मिसाइलें समंदर के बीच कुछ इसी तरह कार्गो जहाज को भस्म करने की तैयारी में थी। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। अचानक हूती के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात होने लगी। हूती के हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिकी युद्धपोत से कई बार फायरिंग की गई। इजराइल का युद्धपोत भी अमेरिकी युद्धपोत के करीब मौजूद था। अमेरिकी युद्धपोत का हमला यमन की जमीन से लेकर लाल सागर के आसमान तक हुआ। अमेरिकी हमले में हूती की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट हो गईं। हूती मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी में था। यमन में मौजूद एक एयर डिफेंस भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा हवा में हूती का एक ड्रोन भी नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी एयर डिफेंस को अब इजराइल की मदद भी मिलेगी। इजरायली युद्धपोत पर नेवल आयरन डोम की तैनाती की गई। ये बेहद ताकतवर एयर डिफेंस है। लाल सागर में इसकी तैनाती के बाद किसी ड्रोन या मिसाइल से हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इलाक में ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने यह फैसला किया है और अब लाल सागर के एक बड़े दायरे में इजराइल का युद्धपोत गश्त लगाता रहेगा। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल को हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद यमन में मिसाइल लॉन्च करने के सेंटर की पहचान की गई थी। हूती सोमवार को यहां 2 मिसाइलों को लॉन्च करने के मकसद से लाया था। लेकिन तभी अमेरिकी युद्धपोत से प्रहार किया गया। मिसाइल लॉन्च सेंटर को अमेरिकी मिसाइलों से बचाने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती थी, लेकिन अमेरिकी मिसाइलों ने एयर डिफेंस को भी नष्ट कर दिया। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत तमाम कार्गो शिप को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। हूती ने रविवार को इटली के कार्गो शिप को निशाना बनाने की कोशिश की थी। डेनमार्क की नेवी ने भी हूती के 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। लाल सागर में डेनमार्क के कई युद्धपोत इस वक्त गश्त लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास के बीच गाजा में जंग छिड़ी और इसके ठीक 6 महीने बाद यानी कि 7 अप्रैल को इजराइल ने अपने साथ 10,000 सैनिक दक्षिण गाजा से वापस बुला लिए। लेकिन नेतन्याहू के इस कदम के बाद पूरे इजराइल में कोहराम मचा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं नेतन्याहू कैबिनेट के लोग अपने ही पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इसी बीच ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब क्या करेंगे नेतन्याहू, देखिए रिपोर्ट। छह महीने तक इजरायली सेना ने गाजा में जंग लड़ी। छह महीने तक आईडीएफ के लड़ाकों ने गाजा के कोने कोने में तबाही मचाई। मगर 6 महीने बाद इजरायल ने जैसे ही अपने सैनिकों को दक्षिण गाजा से वापस बुलाया, पूरे इजरायल में खलबली मची हुई है। नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है और जानते हैं, इजरायल की संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। सात अप्रैल को इजरायली डिफेंस की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ
जिसके बाद दक्षिण गाजा में मौजूद आईडीएफ के 10,000 सैनिक वापस बुला लिए गए। दावा किया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस इन सैनिकों की तैनाती उन इलाकों में करेगा जहां से ईरानी प्रॉक्सी हमले को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इजरायल के खिलाफ ईरान ने भी जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है, मगर नेतन्याहू के इस कदम से इजरायली आवाम भड़क गई। यहां तक कि नेतन्याहू कैबिनेट भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। आखिर क्यों, ये भी बताते हैं। दरअसल हमास के शिकंजे में अभी भी दर्जनों इजरायली बंधक फंसे हुए हैं। ऐसे में बंधकों की रिहाई के बगैर सेना की वापसी से लोग नाराज हैं। तेल अवीव समेत इजरायल के 50 शहरों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं गाजा से सेना की वापसी पर नेतन्याहू कैबिनेट के मेंबर भड़के हुए हैं। नेतन्याहू कैबिनेट के सदस्यों ने अपने पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब ये कि गाजा युद्ध के चलते इजरायली पीएम नेतन्याहू की सत्ता जाने की संभावना बढ़ गई है। किसी भी वक्त बेंजामिन की सरकार गिर सकती है, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू की बर्खास्तगी के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं नेतन्याहू के मंत्री उन्हीं को कुर्सी से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इजरायल का वजूद मिटाने की कसम खा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के यूक्रेन से सटे सीमाई शहरों के लिए युद्ध बारूदी संकट बन गया है। पूर्वी रूस अब तक युद्ध से अछूता रहा, लेकिन अब पूर्वी रूस में युद्ध आपदा बन गया है। 34,000 से ज्यादा परिवार युद्ध की वजह से बेघर हो चुके हैं और जल आपदा तेजी से बढ़ रही है। देखिए युद्ध की वजह से कैसे रूस का बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब गया। रूस के ओर्स्क बांध में विस्फोट हुआ और रूस के कई इलाकों की हालत ऐसी हो गई। पूर्वी रूस के शहरों में दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 18,000 से ज्यादा परिवार विस्थापित हो चुके हैं। ओर्स्क बांध में विस्फोट होने से यूरोल नदी का जल स्तर बढ़ गया। इस बाढ़ से अब ओरेनबर्ग के मुख्य शहर को खतरा है। नदियां उफान पर हैं और लोग परेशान हैं। ओर्स्क शहर में करीब 2 लाख लोग रहते हैं। ये इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यूरोल नदी में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। साइबेरिया के गुर्गन और ट्यूमेन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। ओरेनबर्ग प्रशासन ने कहा है कि ओर्स्क डैम से लगातार पानी बह रहा है और 9 अप्रैल को बाढ़ का तांडव और बढ़ सकता है। ओरेनबर्ग प्रशासन के मुताबिक 25 अप्रैल के बाद ही हालात सामान्य हो पाएंगे, क्योंकि तब तक जलाशय का पानी बहुत बड़ी मात्रा में बह चुका होगा। ओरेनबर्ग के मेयर के मुताबिक स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई है कि 9 अप्रैल तक सभी घर खाली कर दें। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक ओरेनबर्ग के 10,400 घर खाली कराए जा चुके हैं। ओरेनबर्ग में 24 घंटे के अंदर 1 फीट तक जल स्तर बढ़ रहा है। गुर्गान में 10,000 घर खाली कराए जा चुके हैं। ट्यूमेन क्षेत्र में बाढ़ की हालत गंभीर बनी है। रूस के कुल 39 क्षेत्र बांध फटने से प्रभावित हुए हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने बांध में विस्फोट कराया है। रूस का ये पूर्वी क्षेत्र यूक्रेनी हथियारों की पहुंच से दूर है, लेकिन रूस का मानना है कि यूक्रेन के एजेंटों ने बांध में विस्फोट कराया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि मूसलाधार बारिश से बांध टूटा है और रूस यूक्रेन पर गलत आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।